हेलो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न विभिन्न धाराएं, विभिन्न विभिन्न अध्याय के विषय में जानते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने जाना अध्याय 17 के विषय में, हमने जाना अध्याय 6 के विषय में, और इसी क्रम को हम आगे की ओर निरंतर रखते हुए आज जानेंगे अध्याय 4 के विषय में। और अगर आप सबका सहयोग रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो आज ही हम अध्याय 4 का अंत भी कर देंगे। तो इसका प्रारंभ होता है धारा 45 से। तो आइए बात करते हैं क्या कहती है अध्याय 4 की धारा 45। तो देखेंगे हम क्या कहती है। ये कहती है, बात करती है दुष्प्रेरण के विषय में। क्या बात करती है? ये बात करती है दुष्प्रेरण के विषय में कि तो इसके हम कुछ, आप जानते हैं कि हम पहले से ही कुछ मुख्य तथ्यों से धाराओं को जानते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में हम धारा 45 को भी जानेंगे कि वो क्या कहती है। उस बात को करने के लिए अन्य व्यक्ति को उकसाता है। किसी बात को करने के लिए कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उकसाता है। उकसाने वाली चीजें जैसे या तो चरित्र के जरिए हम किसी अन्य व्यक्ति को उकसा सकते हैं, हाव भाव के जरिए हम अन्य व्यक्ति को उकसा सकते हैं। ये षड्यंत्रकारी वस्तु है। तीसरी चीज है जानबूझकर सहायता करना, जैसे सक्रिय रूप से प्रोत्साहन करना, सक्रिय रूप से सलाह देना, सक्रिय रूप से गतिविधियों को स्वीकृति प्रदान करना। ये सब चीजें होती हैं दुष्प्रेरण को सहायता प्रदान करने में या किसी अन्य व्यक्ति को उकसाने में। देखिए, जैसे एक केस लो आता है इसी क्रम में, तेज सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी स्त्रियां सती हुआ करती थी। स्त्रियां सती हुआ करती थी। सती प्रथा का ये सती प्रथा थी उस समय जब स्त्रियां सती हुआ करती थी। सती प्रथा का अनुसरण करते करते तो इसमें क्या होता था, जो सारे आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे वो सती होने वाली स्त्री का उत्साह वर्धन किया करते थे। वो ढोल नगाड़े बजाकर शोर और जय घोष के साथ सती हो रही स्त्री का जो है वो उसका उत्साह वर्धन करते थे और उसे सती होने के लिए प्रेरित करते थे, उसको उकसाते थे। तो यही बात की गई है तेज सिंह बनाम राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पे भी ये इसी क्रम में रखा जाएगा कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहन करना, वो उसको प्रोत्साहित क्या करते थे, सती हो रही स्त्री को प्रोत्साहन प्रदान किया करते थे। तो आइए बात करते हैं आगे की। यहाँ पे ये स्पष्टीकरण है, यहाँ हम लिख देते हैं स्पष्टीकरण। जानबूझकर मिथ्या निरूपण, जानबूझकर छिपाने द्वारा अथवा इनका प्रियतन जो कोई भी करता है वो भी इस धारा के अधीन अपराधी माना जाएगा। ये हो गई बात दुष्प्रेरण की। अब आ जाइए दुष्प्रेरक। धारा 45 बात करती थी दुष्प्रेरण की, और इस दुष्प्रेरण में एक चीज और भी है कि मात्र उकसाना अपराध नहीं है, क्योंकि उकसाना मात्र अपराध नहीं है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को उकसा सकते हैं कि पढ़ाई के लिए उसे उकसा सकते हैं, किसी क्षेत्र में अच्छा नाम करने के लिए हम उसे उकसा सकते हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किंतु अवैध कार्य के लिए, किसी अवैध कार्य के लिए, किसी इलीगल एक्ट के लिए, अथवा किसी जो अपराध की श्रेणी में जो रखे गए हैं, ऐसे किसी भी कार्य को उकसाने के लिए, ऐसे किसी भी कार्य को किया गया जो हमारा दुष्प्रेरणा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। यह लिखेंगे क्या, अवैध कार्य और अपराध के लिए किया गया दुष्प्रेरण अपराध की श्रेणी में आएगा। ये बात हमें याद रखनी है कि मात्र उकसाना अपराध नहीं होता, अवैध कार्य और अपराध के लिए किया गया दुष्प्रेरण, मात्र उकसाना दुष्प्रेरण नहीं होगा। यहाँ पे दुष्प्रेरण शब्द ठीक रहेगा। तो मात्र उकसाना दुष्प्रेरण नहीं है, अपितु अवैध कार्य और अपराध के लिए किया गया दुष्प्रेरण अपराध की श्रेणी में आएगा, और उसी को हम दुष्प्रेरण की संज्ञा भी देंगे। बात करते हैं धारा 46, जो कि क्या बात करती है दुष्प्रेरक के विषय में, जो कि क्या बात करती है दुष्प्रेरक के विषय में। किसी अपराध के लिए उकसाना। दुष्प्रेरक क्या है, किसी अपराध के लिए उकसाना, किसी कार्य के लिए उकसाना। यहाँ शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ कहा गया है कि किसी अपराध के लिए उकसाना।
दुष्प्रेरण किसी हत्या के लिए भी दुष्प्रेरण हो सकता है, स्वेच्छा उपहति कार्य करने के लिए जो कि धारा 115 बात करती है उसके लिए भी दुष्प्रेरण हो सकता है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण भी हो सकता है जो कि बात करती है धारा 108। और यहाँ हमें याद रहे कि सुसाइड, आत्महत्या अपराध नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ये याद रखनी है। अभी हम बात करते हैं कि अपराधी का विधि के अनुसार योग्य होना आवश्यक नहीं है। जो अपराधी है, जो दुष्प्रेरण कर रहा है, जो दुष्प्रेरक है, अपराधी से तात्पर्य दुष्प्रेरक का है, विधि के अनुसार योग्य होना आवश्यक नहीं है। छोटे बच्चे विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा उकसाकर कोई अपराध कराने पर भी दुष्प्रेरक कोई पकड़ा जाएगा, उसका उकसाना दुष्प्रेरण समझा जाएगा। यहाँ पे क्या बात याद रखनी है कि छोटे बच्चे और विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा उकसाकर कोई अपराध कराने पर भी दुष्प्रेरक ही पकड़ा जाएगा। चाहे तो कोई छोटे बच्चे से अपराध करा दे और फिर ये प्ली ले ले कि ये सुरक्षा मांग ले कि छोटे बच्चे ने अपराध किया, ये मैं दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। तो इसमें भी कहा गया है कि अगर कोई छोटे बच्चे को उकसाकर कोई अपराध कारित कराता है, किसी विकृत चित्त व्यक्ति को उकसाकर कोई अपराध कारित कराता है, तो भी दुष्प्रेरक ही पकड़ा जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। आइए बात करते हैं आगे। दुष्प्रेरक स्वयं अवैध कार्य करता है अथवा स्वयं न करके किसी अन्य से कराए तो भी दुष्प्रेरक ही पकड़ा जाएगा। जरूरी नहीं दुष्प्रेरण करने पर वही कार्य हो जाए, कार्य ना हुआ किंतु उकसाया गया जब भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे ए ने बी से कहा, क्या कहा, ए ने बी से कहा, सीधा नहीं लिखा जा रहा, क्या ही बात है, यहाँ लिखा जाएगा कि ये जो सी है इसको मार दो। अब बी ने क्या किया, ए ने बी से कहा कि सी जो है ये इसकी हत्या कर दो, किंतु बी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इनकार तो कर दिया, साथ ही साथ इनकार कर दिया, उसके पश्चात भी, उसके बावजूद भी यहाँ ए धरा जाएगा दुष्प्रेरक के अपराध के अधीन और इसी धारा के अधीन इसको दंडनीय भी किया जाएगा, इसको दंडित भी किया जाएगा। भले ही बी ने अपराध कारित करने से मना कर दिया हो, भले ही बी ने सी की मृत्यु कारित करने से मना कर दिया हो, किंतु ए फिर भी दुष्प्रेरण का अपराधी होगा और इस धारा के अधीन दंडनीय होगा। दूसरी जो स्पष्टीकरण 3 बात करता है, यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित का मेंशर्य क्या है, ये मायने नहीं रखता। जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, जो दुष्प्रेरण के अधीन होकर कार्य कर रहा है, जो छोटा बच्चा, विकृत चित्त व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति है जो उकसाने में आकर उकसाहट में आकर कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का मेंशर्य मायने नहीं रखता, अपराधी दुष्प्रेरक ही समझा जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में भी अपराधी को जो है दुष्प्रेरक ही समझा जाएगा, उकसाने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। ये कहता है स्पष्टीकरण 3। स्पष्टीकरण 4 बात करता है कि दुष्प्रेरण भी अपराध है। ये क्या है कि दुष्प्रेरण भी अपराध है। ये है कि ए ने बी से कहा कि सी की मृत्यु कर दो, सी की हत्या कर दो, ये सी है, इसकी हत्या करने के लिए ए ने बी से कहा। अब बी ने क्या कहा, बी इसके उकसाए में आ गया, इसके दुष्प्रेरण में आ गया, तो बी एक और भाई साहब को बुला के लाया, ये डी। अब इसने इससे कहा कि डी सी की हत्या कारित कर दो। अब डी भी इसके उकसाए में आ गए और इसके दुष्प्रेरण में आकर दुष्प्रेरित होकर डी ने सी की हत्या कर दी, सी हो गए खत्म। तो यहाँ क्या हुआ, ए का दुष्प्रेरण बी के लिए था और बी का दुष्प्रेरण डी के लिए था। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। तो यहाँ जैसे अपराध जो अपराध ए ने कारित किया है, ठीक वैसा ही, ठीक उसके समान अपराध ही बी ने भी कारित किया है। जो सजा, जो दंड का प्रावधान ए के लिए होगा, वही दंड का प्रावधान बी के लिए भी यहाँ पर होगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जो स्पष्टीकरण 4 कहता है। ऐसा नहीं है कि ए ने बी से कहा, बी ने सी से कहा तो पीछा छूट गया, पीछा नहीं छूटता है, बिल्कुल बराबर दंड के भागी बनेंगे। षड्यंत्र में दुष्प्रेरण के लिए योजना में शामिल होना आवश्यक नहीं, षड्यंत्र में शामिल होना भी अपराध है। षड्यंत्र में दुष्प्रेरण के लिए योजना में शामिल होना अपराध नहीं है। तो इसका क्या तात्पर्य है, ये कहता है कि षड्यंत्र में दुष्प्रेरण के लिए शामिल होना आवश्यक नहीं है। जैसे योजना में ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर यहाँ योजना बना रहे हैं, इस टेबल पे बैठ के 3 लोग बैठे हुए यहाँ योजना बना रहे हैं, लेकिन डी इनका साथी तो है, वो यहाँ उपस्थित नहीं है, वो यहाँ वर्तमान में डी यहाँ उपस्थित नहीं है, किंतु जब कल के दिन
कल को ए बी सी साथ में डी भी आ गया और उस षड्यंत्र में शामिल होके ये अपराध कारित कर दिया। जब यहाँ ये अपराध कारित कर दिया, योजना बनाते समय तो डी यहाँ उपस्थित नहीं था, किंतु अपराध को अंजाम देते समय मौका वारदात पे यहाँ डी उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पष्टीकरण 5 है ये कहता है कि यहाँ डी भी बराबर ही सजा का हिस्सेदार बनेगा। अब बात करते हैं, यहाँ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि दुष्प्रेरण क्या है। ये मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ये एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा। अभी क्या हुआ इस छोटे बच्चे का, इसको ए ने इससे कहा कि बंदूक बनानी नहीं आती भाई, क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं आती तो है नहीं, ये गन मान लो, गन लिख दी इस पे। ए ने ये गन इस छोटे बच्चे को दी और कहा कि बेटा ये होली वाली पिचकारी वाली गन है, इसके अंदर पानी भरा है और फ्लावर्स है, इसको ये जो डी अंकल बैठे हैं ना, ये चश्मे वाले जो बी अंकल हैं, ये जो चश्मे वाले बी अंकल हैं, इनके ऊपर चला के आओ इसको। ये ए ने इस छोटे बच्चे को ये बंदूक दे के कह दिया कि ये बंदूक लेके जाओ, ये होली के समय पे जो बंदूकें आती हैं ये वही वाली है, पानी और फ्लावर्स वाली, ये इन अंकल जी के ऊपर डाल के आओ। अब छोटा बच्चा है, लेके आया ये गन, इन अंकल जी के ऊपर जैसे ही डाली, अंकल जी खत्म। अब जो यहाँ अपराध किया है, ये जो इनकी हत्या का अपराध कारित हुआ है, उसके लिए छोटे बच्चे को दंड का प्रावधान नहीं है। जो दुष्प्रेरक है, जो ए है, जो जिसने दुष्प्रेरण किया है, वो यहाँ ए हत्या का हत्या को दुष्प्रेरण करने का अपराधी है। जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, इसने कोई अपराध कारित नहीं किया, ये तो छोटा बच्चा है, इसको तो उकसाया गया, इसको तो दुष्प्रेरण किया गया, इसको उकसाया गया, इसको बताया गया ये बंदूक लेके जाओ, ऐसे चला देना, फ्लावर्स निकलेंगे, इसने वैसे ही किया, अंकल जी खत्म हो गए। तो छोटे बच्चे का कोई अपराध नहीं है, यहाँ पर जो दंड का भागीदार बनेगा वो ए बनेगा। ये बात हो गई एक 46 के विषय में जो दुष्प्रेरण का। अब आ जाओ 47 धारा 47, भारत से बाहर के अपराधों का, भारत में दुष्प्रेरण, भारत से बाहर अपराध हो रहे हैं, उनका भारत में दुष्प्रेरण, ये क्या है, ए है बी को कहता है, ए बी को कहता है कि सी जो कि विदेश में है, ए बी से भारत में कह रहा है, ए बी को कह रहा है, भारत में कह रहा है कि विदेश में जाइयो, जो सी है ना उसको मार देना, और बी इसके बहकावे में आ रहा है। तो ये जो ए बी के साथ कर रहा है भारत में बैठकर कि जो सी विदेश में बैठा है उसकी हत्या का अपराध तुम्हें कारित करना है, ये जो अपराध है इसका प्रावधान, इसके सजा का प्रावधान धारा 47 अपने भीतर समाये बैठी है कि अगर भारत में भी विदेश में बैठे व्यक्ति के लिए कोई षड्यंत्र करेगा, उसे मारने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, जो दुष्प्रेरण करेगा उसके लिए दंड धारा 47 देगी। और धारा 48 इसको समझ लीजिए कि ये नई धारा है, भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण। यहाँ क्या होता है, अब ए और बी विदेश में बैठे हैं, ये चश्मे वाले भाई साहब हैं, खुश हो रहे हैं, इनको मारने का दुष्प्रेरण ए बी से कर रहा है, ए बी से इन भाई साहब को मारने का दुष्प्रेरण कर रहा है, जो कि भारत में बैठे हैं, जो कि भारत में बैठे हैं, इनको मारने का दुष्प्रेरण ए बी से कर रहा है, विदेश में बैठ के कर रहा है। तो इस जो ए है ना, इसके लिए भी जो सजा का प्रावधान है, जो दंड का प्रावधान है, वो धारा 48 अपने भीतर समाये हुए है। और ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है। जैसे भारत में बैठे कोई हमारे नेता हैं, कोई हमारा कोई भी पदाधिकारी है, जैसे कोई हमारे लोक सेवक हैं, कोई भी है चाहे, तो उन्हें जो विदेशों से धमकी दी जाती है कि भारत के जो अमुक अमुक लोक सेवक हैं उनको इस तिथि के दिन हम मार देंगे, चिट्ठी पत्र, ये सब चीज़ें जो आती हैं,
किसी के उकसाहट में आकर, किसी के उत्साह में आकर जो एक व्यक्ति ऐसी जो कार्य करता है उसके लिए ये धारा 48 है। जैसे ए ने बी को उकसाया कि भारत में जाओ, इन चश्मे वाले अंकल को मार के आओ, ये उकसाना है। धारा 48 अपने भीतर इसको समाये बैठी है। धारा 49 पे आइए, दुष्प्रेरण का दंड। कब है दुष्प्रेरण का दंड? जब दुष्प्रेरित कार्य परिणाम स्वरूप ही किया जाए, जहां उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। जो दुष्प्रेरित कार्य है, वो कार्य जो किया जा रहा है वो किया तो दुष्प्रेरण के अनुसार ही जा रहा है। मतलब जो तुमने दुष्प्रेरण किया है उसी के अनुसार वो कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। धारा 49 बात करती है। जैसे क्या, ए ने बी से कहा कि ये कोर्ट है। ए ने बी से कहा कि इस कोर्ट में जाकर झूठे गवाह बनो। ए ने बी से कहा इस कोर्ट में जाओ और झूठे गवाह बनो। तो बी से कहा झूठे गवाह बनो। अब बी भाई साहब झूठे गवाह बन गए। उकसाहे में आकर, उकसावट में आकर बी झूठे गवाह बन गए। तो अभी यहाँ क्या होता है कि ए जो है ये यहाँ पर दुष्प्रेरण का दोषी होगा और ये दंड से दंडनीय किया जाएगा। यहाँ पर बी नहीं, ए। जो ए है, ए के उकसाए में आकर बी झूठा गवाह बन गया। तो उकसाया किसने? ए ने। दुष्प्रेरण किसने किया? ए ने। सजा का प्रावधान किसके लिए? ए के लिए। ये चीज धारा 49 कहती है। धारा 50 कहती है दुष्प्रेरण का दंड। कब दंड? जब दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। जब दुष्प्रेरित व्यक्ति, जिसको दुष्प्रेरित किया गया है, वो क्या कर रहा है कि जो दुष्प्रेरण उससे किया गया उससे भिन्न आशय से, उससे किसी और ही आशय से अगर वो कार्य कर देता है तो जो दुष्प्रेरण है उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, ये बात करती है धारा 50। तो आइए धारा 50 के बारे में हम जानते हैं कि क्या ही इसके बारे में है। जब ए ने कहा दुष्प्रेरण का दंड, जब दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न, दुष्प्रेरक जो ए है इसने बी को उकसाया कि मेरा आशय ये है कि तुम जाओ सी को मार दो, किंतु ए ने बी को उकसाया इस आशय से कि जिसकी इस आशय से उकसा रहा है जिससे बी उकसाहट में आकर सी को स्वेच्छा से उपहतिकारित कर दे। इसका आशय तो इसका जो आशय है अपने भीतर आशय लिया बैठा है कि इसकी स्वेच्छा से उपहतिकारित कर दे, और बी जाके उससे उल्टा ही कार्य कर देता है, जाके इसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पे जो दोषी माना जाएगा, यहाँ ए दोषी माना जाएगा। ये नहीं कह सकता कि मेरा आशय तो इसकी मात्र स्वेच्छा से उपहतिकारित कराना था। ये कोई सुरक्षा अपने लिए नहीं मांग सकता। चाहे तो बी हत्या कारित करे, चाहे तो कुछ भी ऐसा कार्य करे जो दुष्प्रेरण, जो इसने इसके उकसावट में आकर कोई भी कार्य करता है तो उसका जो दायित्व है वो ए के ऊपर होगा, उसका भार ए के ऊपर होगा। धारा 51 क्या कहता है कि दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य के दुष्प्रेरण के साथ उससे भिन्न कार्य किया जाए। यहां पे क्या हुआ, ए ने बी से कहा ये अमुक बैंक बना है, ये मैनेजर साहब बैठे हैं, तुम्हें इस बैंक के अंदर जाना है, एंटर होकर ये जो तिजोरी यहाँ पे बनी है इसमें से सारा सामान लेके बाहर निकल के आना है। ये ए जो है इसने बी के लिए दुष्प्रेरण कर दिया, इसको उकसा दिया कि बी इस बैंक में जाओ, ये बैंक लिख देते हैं हम यहाँ, इस बैंक में जाना है और ये जो तिजोरी है इसमें से सारा सामान लेके जल्दी आ जाओ। ऐसा दुष्प्रेरण कर दिया ए ने बी को। अब बी अंदर घुस गया, सामान सारा उठा लिया। मैनेजर ने जैसे उसे रोको, उसने मैनेजर का मर्डर कर दिया, मैनेजर खत्म। जो दुष्प्रेरण था वो मात्र इतने से कार्य का था कि तुम्हें ये तिजोरी से खजाना खाली करके पैसे उठा के लाने हैं, साथ के साथ प्लस इसने मैनेजर को भी मार दिया, मैनेजर की भी इसने हत्या कर दी। तो जो मैनेजर की हत्या की गई है और जो चोरी की गई है, दोनों के लिए जो दंड का प्रावधान है वो ए के सिर पर होगा। वो ए इसका दायित्व जो है ए के ऊपर होगा, ना ही ए इसका दुष्प्रेरण चोरी के लिए करता, ना ही मैनेजर की हत्या होती। तो ए ये नहीं कह सकता कि मेरा ये नहीं था कि मैं मैनेजर को ना मारने के लिए मैंने मैनेजर को नहीं कहा,
ये सुरक्षा नहीं मांग सकता। जैसे ही उसने बी को उकसाया चोरी के लिए, वैसे ही सारे दायित्व ए के सिर पर आ गए। अब आ जाइए आपराधिक षड्यंत्र, जो कि धारा 61 बात करती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, थोड़ा ध्यान से हम इसको लेके चलेंगे। तो आपराधिक षड्यंत्र क्या है कि जब इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, कोई अवैध कार्य होना चाहिए, ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है और अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत हो, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत हो, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगी। इसमें अवैध कार्य को अपराध भी इसी की श्रेणी में है, विधि द्वारा निषेध या प्रतिबंधित कार्य भी इसी श्रेणी में है, या कोई सिविल रोंग भी जो होगा वो इसी श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुख्य तत्व क्या होंगे, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति को होना आवश्यक है, उनके बीच एग्रीमेंट होना आवश्यक है। एग्रीमेंट किस चीज के करने के लिए होना चाहिए, या तो अवैध कार्य करने के लिए होना चाहिए, या अवैध कार्य अवैध उद्देश्य के द्वारा होना चाहिए। षड्यंत्र में एग्रीमेंट दंडनीय है, षड्यंत्र में जो एग्रीमेंट है वो दंडनीय है, और षड्यंत्र में बिना एग्रीमेंट के, मतलब बिना जो एग्रीमेंट के ज्ञान होना, एग्रीमेंट नहीं किया लेकिन उसे पहले से नॉलेज है, तो ये दंडनीय नहीं है, गलत लिखा गया है, दंडनीय नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ए घर पे ही प्लानिंग के समय, ए अपने घर पे प्लानिंग के समय बी व सी को बंदूक, बाइक और बारूद पकड़ा देता है, मौका वारदात पे साथी नहीं है, वो मौका वारदात तक का साथी नहीं है, वो सिर्फ ए अपने घर पे ही प्लानिंग के समय बी और सी को सारी चीज़ें जो जो उनको चोरी डकैती या मान लीजिए हत्या में जो जो चीज़ें चाहिए उसको, उन दोनों लोगों को वो सारी चीज़ें घर पे जो प्लानिंग हुई उस समय ही ए ने इन दोनों को दे दी। तो यहाँ पे क्या होगा, और लेकिन वो मौके वारदात पे उपस्थित नहीं है, तब भी यहाँ ए आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना जाएगा। इसके आगे बी व सी जाके हत्या का अपराध कारित करें या चोरी का अपराध कारित करें, इसमें ए दोषी नहीं माना जाएगा, किंतु आपराधिक षड्यंत्र में ए दोषी माना जाएगा। अब अंत में बात करते हैं धारा 62 के विषय में, जो बात करती है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। ये देखिए ये क्या बात करती है, ये कहती है कि ए ने संदूक खोला, ये एक संदूक है, इसमें ताला लगा है, ये संदूक का ताला जैसे ही ए ने तोड़ा खजाने चुराने के उद्देश्य से, लेकिन ये खाली था, संदूक खाली था, तो यहाँ ये मायने नहीं रखता कि संदूक खाली था अथवा संदूक में खजाने थे। जैसे ही इसने संदूक का ताला इस उद्देश्य से तोड़ा कि वहां से खजाने चुराने हैं, तुरंत से ए धरा जाएगा धारा 62 के अधीन। एक दूसरी चीज यहाँ पे दूसरा उदाहरण देख लो, जैसे ही ए नामक व्यक्ति ने बाजार में जाकर ब नामक व्यक्ति की जेब में हाथ डाला उसके फोन चुराने के उद्देश्य से, ए नामक व्यक्ति ने ब नामक व्यक्ति के